बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये समझेंगे तो अगले जो कंसेप्ट्स हैं आपके वो भी तब आपको क्लियर होंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो क्या बताता है ये आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन्स द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। क्या मतलब कि रिएक्टेंट्स की कितनी अमाउंट पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है या नहीं करती, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे आपको याद होगा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा करेंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। और फिर हमने आपको याद होगा कि जो हमारे पास ये इक्वेशन अगर हमने लिखी थी A+B चेंजेस टू C+D, तो उसमें हमने क्या किया था, उसके जो कोफिशिएंट होते थे उसको हम एक्सपोनेंट बना देते थे। जैसे कि आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर ये रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इज इक्वल टू के N2O5 रिएक्टेंट आ गया, उसकी पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। तो ये यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देंगे, इससे यहाँ पे इसकी पावर 1 आ जाएगी और इसकी पावर 1 आ जाएगी। ये तो है लॉ ऑफ मास एक्शन ने ऐसा कहा। लेकिन जब हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया इसका, तो N2O5 अगर अगर ये लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक हो तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि N2O5 की अमाउंट को जब डबल किया जाए, N2O5 समझ ले A है, इसकी अमाउंट को 2 टाइम्स ऑफ A कर दिया जाए, तो यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर पावर क्या है 2, जब करेंगे 2 ऑफ A करेंगे तो ऊपर स्केयर लेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 टाइम्स द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि अगर यहाँ पे 2 लिखे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहाँ इसकी अमाउंट डबल करें तो डबल का स्केयर क्या बनता है 4 टाइम्स ऑफ दिस के। यानी क्या मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया इस रिएक्शन के लिए, तो N2O5 को समझ लें ये A है, अगर तो इसकी अमाउंट को जब हमने 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स ही हुआ, 4 टाइम्स नहीं हुआ। इससे ये पता चला कि अब एक और एग्जांपल देखें, H2 प्लस Cl2 चेंजेस टू 2HCl। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो उसके मुताबिक यहाँ पावर 1 आनी चाहिए, यहाँ पावर 1 आनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर H2 की अमाउंट को फिर हम 2 टाइम्स करें तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स होना चाहिए। तो इसमें हम जब हमने H2 की अमाउंट को डबल करके देखा तो रिएक्शन की स्पीड 2 टाइम्स नहीं हुई। इसी तरह इस इक्वेशन के मुताबिक अगर इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक अगर इसकी पावर को 1 लिख दिया जाए तो रिएक्शन की स्पीड जो है यानी कि डबल करने से डबल होनी चाहिए, जितनी करें उतनी होनी चाहिए, मतलब बढ़नी चाहिए, इसका ये मतलब है। तो जब 1 पावर आए, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो H2 की अमाउंट को और Cl2 इसकी अमाउंट को डबल किया और रिएक्शन की स्पीड चेक की, तो रिएक्शन की स्पीड क्या आई रिमेन सेम। 2 टाइम्स करने से H2 की अमाउंट को रिएक्शन रिमेन्स सेम, उसकी स्पीड सेम रही। फिर हमने कहा Cl2 की अमाउंट को डबल करके देखते हैं, हमने फिर Cl2 की अमाउंट को 2 टाइम्स ऑफ A किया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ Cl2 किया, तो रिएक्शन रिमेन्स सेम। इससे ये बात साइंटिस्ट ने सोची, इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा था कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसी के मुताबिक रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट इक्वेशन जब हम लिखते हैं उसकी पावर लिख देंगे। ये हर रिएक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है, हर रिएक्शन को के मुताबिक ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये बात साबित नहीं कर रहा कि इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम्स करें तो इसकी पावर 2 टाइम्स कब ये 4 कब आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिख दूं मैं, यहाँ पे फर्ज करें मैं 2 लिखता हूं, तो 2 का स्केयर करें तो क्या आता है रिएक्शन 4 टाइम्स। लेकिन इस केस में रिएक्शन 4 टाइम्स नहीं आ रहा था बल्कि 2 टाइम्स आ रहा था। 2 टाइम्स कब आता है जब इसकी पावर क्या हो 1 हो। ये बात समझ आ गई है। इसका मतलब ये हुआ एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि यहाँ पावर 2 नहीं आनी चाहिए जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक है, बल्कि यहाँ पावर क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, क्योंकि जितनी अमाउंट हम बढ़ा रहे हैं 2 टाइम्स कर रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड 2 टाइम्स आ रही है, 3 टाइम्स कर रहे हैं तो रिएक्शन की स्पीड 3 टाइम्स आ रही है। इसका मतलब है इसकी पावर 2 नहीं आनी चाहिए बल्कि इसकी पावर 1 आनी चाहिए। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की जो जो यहाँ पे लिखा है, जो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन की फन पावर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि 2 पे कर रहा है। ये किससे पता चला हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला, बैलेंस इक्वेशन से हमें पता नहीं चला।
फिर कहा गया कि हम एक नया एक्सप्रेशन लिखते हैं जिसका नाम हम क्या रखेंगे, रेट ला एक्सप्रेशन। रेट ला एक्सप्रेशन फिर क्या होगा, वो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक लिखने से नहीं आएगा, बल्कि उसको एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी अमाउंट को चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड में जो भी चेंज आएगी, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन जो भी आएगी, कि अगर आपने 2 टाइम्स किया है तो 2 टाइम्स ही अगर हो गया है, 3 टाइम्स किया है 3 टाइम्स हो गया है, तो इसका मतलब इसकी डिपेंडेंस 1 के हिसाब से है, इसकी पावर 1 के हिसाब से है। जबकि जब ऐसा रिएक्शन जिसमें आप अब रिएक्टेंट्स की अमाउंट को डबल करें तो रिएक्शन की स्पीड 4 गुना ज्यादा हो जाए, तो इसका मतलब है 4 कब आएगा, 2 टाइम्स किया तो 4 कैसे आएगा, अगर आप उसका स्केयर ले ले तो इसका मतलब है इस रिएक्शन में जो रिएक्शन की स्पीड जो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है वो स्केयर के हिसाब से कर रही है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन को डबल किया लेकिन रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आई, आपने ट्रिपल कर दी रिएक्शन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, रिएक्शन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आई, Cl2H2 ये मिसाल आपके सामने मौजूद है। आज इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर ही नहीं रहा। जब कर ही नहीं रहा होगा तो यहां हम क्या करेंगे, यहां पे इसकी पावर जो है 0 लगा देंगे। 0 का मतलब क्या होगा कि आप कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स कर दें, इससे रिएक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब इसके ऊपर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि रेट ला, ये जो हम पढ़ रहे हैं रेट ला एक्सप्रेशन, ये क्या बताता है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। अब H2 रिएक्टेंट है, Cl2 भी रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और रिएक्शन का जब रेट ऑफ रिएक्शन नोट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आती, इसका मतलब Cl2 की कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इसकी पावर 0 आ गई। इसकी कंसंट्रेशन चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इसकी पावर भी 0 आ गई। तो बैलेंस इक्वेशन कहती है यहाँ 1 1 आना चाहिए। इससे ये पता चला कि लॉ ऑफ मास एक्शन हर दफा हम हर जगह यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी इक्वेशंस हो सकती हैं कि जिसमें जो कोफिशिएंट हो वो ही उसका एक्सपोनेंट बन जाए और रिएक्शन की स्पीड भी उस एक्सपोनेंट के हिसाब से चेंज हो, लेकिन हर दफा ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं जो हम डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन, जिसको हम किस टॉपिक से बात नाम से याद रख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो रेट ला एक्सप्रेशन से वैल्यू आएगी, और वो कहां से आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं आती। और आप देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कभी कोफिशिएंट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन ये जो डिपेंडेंस 0 हो सकती है कि उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वो 0 ऑर्डर है इसका। और 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जबकि बैलेंस कोएफिशिएंट तो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे इसकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड आधी भी हो सकती है, तो मतलब माइनस में भी जा सकती है। तो ना आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी, ये तो लास्ट मैथ सेक्शन ने कहा था। यहां मैं क्या कह रहा हूं, रिएक्टेंट्स की अमाउंट डबल की, रिएक्शन की स्पीड हाफ हो गई, हाफ हो गई पहले से, तो मतलब माइनस हो गया ना, तो इसलिए इसका डिपेंडेंस माइनस में आ गई है। तो इसका मतलब है डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वो 0 भी हो सकती है, मतलब डिपेंड कर ही नहीं रहा, 1 भी हो सकती है, मतलब कि जितना बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा, 2 भी हो सकती है, मतलब जितना बढ़ाएंगे उसका स्केयर ले उतने टाइम्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, और 3 का मतलब अब जितने टाइम्स आप बढ़ाएंगे उसका क्यूब ले, 2 का क्यूब ले क्या बनता है 8, 2 का क्यूब क्या बनता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी कि रिएक्शन की स्पीड अगर अमाउंट रिएक्टेंट्स की अमाउंट को 2 टाइम्स करने से रिएक्शन की स्पीड अगर 8 टाइम्स हो जाती है, कितनी 8 टाइम्स हो जाती है, तो इसका मतलब है उस रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस है वो क्यूब के हिसाब से है, यहां स्केयर के हिसाब से जब होगी तो मतलब 4 टाइम्स होगी, जब 1 के हिसाब से होगी इसका मतलब 2 टाइम्स, जितनी बढ़ेंगी उतनी बढ़ जाएगी। अगर 0 का मतलब रिमेन सेम, सेम यहाँ पे दूसरा ये ए के लिए मैंने लिखा है, बी के लिए भी लिख सकते हैं, बी का 2 टाइम्स भी हो सकता है, इसी तरह बी पे जो है वो जो हमारे पास 4 टाइम्स हो सकता है स्केयर के हिसाब से, इस तरह रिमेन सेम हो सकता है।
यानी कि आपके सामने जो भी दो रिएक्टेंट्स लिखे हैं, जैसे यहाँ पे H2 + Cl2 है, अभी हम मजीद एग्जांपल्स करेंगे कि इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, इसके ऊपर हो सकता है डिपेंड ना करे, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाएगा। इस पे भी ना करे, इस पे भी ना करे, दोनों 0 ऑर्डर हो जाएंगे। इस पे दोनों 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा है। अगर ये स्केयर के हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन इसका 4 टाइम्स होता है डबल करने से, तो हम यहाँ पे 2 लिखते। लेकिन यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा कि N2O5 की अमाउंट को डबल करने से रिएक्शन की स्पीड भी सिर्फ डबल ही हो रही है, यानी स्केयर के हिसाब से होती यहाँ 2 होता तो 4 टाइम्स होनी चाहिए थी। लेकिन एक्सपेरिमेंट ने बताया कि इसकी अमाउंट फर्स्ट के हिसाब से डिपेंडेंट है, 1 पावर के हिसाब से डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पता चला कि हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड कितने टाइम्स चेंज होती है या नहीं होती, उस बुनियाद को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन की स्पीड के बढ़ने की तरतीब, इसको ऐसे याद रख सकते हैं लफ्जी मतलब, रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट्स के साथ कितनी डिपेंडेंट है, उसको डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन 1 के हिसाब से है तो फर्स्ट ऑर्डर, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन स्केल के हिसाब से 4 टाइम्स होता है रिएक्शन की स्पीड, तो ये सेकंड ऑर्डर कहलाएगा। और अगर डिपेंडेंस हो ही नहीं रही, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो उसको हम कहेंगे इसकी कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये 0 ऑर्डर है। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे चेंज करने से जो रिएक्शन की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो ये 0 ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड डबल करने से जो रिएक्शन की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डबल करने से जो 8 टाइम्स रिएक्शन की स्पीड हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ये थर्ड ऑर्डर पे, 3 पावर पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स को चेंज करने से रिएक्शन की स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी बात को हमने नई टर्म सीख ली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि आपने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के एक्सप्रेशन के मुताबिक जो बैलेंस कोएफिशिएंट होता है वो एक्सपोनेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और उसके मुताबिक कोई एक्सपोनेंट कभी 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट हम 0 लिख रहे हैं और ये माइनस में भी हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप रिएक्टेंट्स की अमाउंट को 4 टाइम्स करें, रिएक्टेंट्स की अमाउंट को कितना करें, 4 टाइम्स करें, और रिएक्शन की स्पीड जो हो जाए 2 टाइम्स हो जाए, यानी कि 4 टाइम्स की है तो रिएक्शन की स्पीड 4 टाइम्स ही अगर होती तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता, यानी कि पावर 1 के हिसाब से होता, तो ये 4 टाइम्स आंसर आना था। लेकिन इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, 4 टाइम्स ऑफ ए का मैं स्क्वायर रूट लूं, तो 4 आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स। इसका मतलब ये जो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, हाफ अमाउंट स्क्वायर रूट पे, यानी कि फ्रैक्शनल भी हो सकती है डिपेंडेंस। ये बात याद रखें कि अगर आपने रिएक्टेंट्स की अमाउंट 4 गुना की तो फर्स्ट ऑर्डर होता तो उसकी स्पीड 4 गुना आनी चाहिए थी। अगर सेकंड ऑर्डर होता तो 4 का स्क्वायर लें, 4 4 दा 16 टाइम्स आनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन यहां क्या हुआ, 4 गुना आने की बजाय क्या आई, 2 टाइम्स आई, आधी मतलब हो गई, हाफ हो गई, यानी कि जितना बढ़ना चाहिए था उससे हाफ बढ़ा है लेकिन हाफ बढ़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे इसका जो डिपेंडेंस है वो हाफ के हिसाब से है। जो भी आप कंसंट्रेशन में इंक्रीज करेंगे उसका स्क्वायर रूट लें, उससे आपको ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये काफी ज्यादा कंप्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के टॉपिक में, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिंपल वाले, जिसमें 0 ऑर्डर आ गया, फर्स्ट ऑर्डर आ गया, सेकंड ऑर्डर आ गया, थर्ड ऑर्डर आ गया, हाफ फ्रैक्शनल आ गया, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, हालांकि कोएफिशिएंट कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं होता या 0 नहीं हम लिखते। जिससे पता चला कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, अगर हम जनरलाइज करें इसको रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो के इस वाले केस में अगर के ए की पावर 1 बी की पावर 1, क्या मतलब ये भी फर्स्ट ऑर्डर ये भी फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा केस ए के ऊपर रिएक्शन स्केल के हिसाब से बढ़े 4 टाइम्स हो तो भी तो 2 आ जाएगा, बी की पावर 1 मतलब ये जितनी अमाउंट बी की बढ़ा रहे हैं उतनी ही बढ़ रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। तीसरा केस ए की पावर 0 भी हो सकती है, ए पे डिपेंड ही ना करे तो बी पे डिपेंड करे, तो यहाँ पे 1 बी का ऑर्डर 1 होगा, ए का ऑर्डर 0, बी का ऑर्डर 1 ए का ऑर्डर 2, बी का ऑर्डर 1 ए का ऑर्डर 1। तो ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज या मुख्तलिफ सिनेरियोज लिखे हैं जो कि मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में भी आपको लिख दी हैं कि यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 0 0 है। और भी एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इससे पता चला दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए, दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए बी, दिस इज ऑर्डर ऑफ ए, इस तरह मतलब हुआ। तो ए की पावर, कोई भी रिएक्शन हो, ए की पावर क्या होगी ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, थ्योरेटिकल हम पता नहीं लगा सकते। हम अब जनरलाइज करते हैं
अगर a की पावर 1 2 0 कुछ भी हो सकती है तो मैं लिख देता हूं x। इफ x पे ऊपर रिएक्शन डिपेंड करता है a की कंसंट्रेशन पे, और b की पावर मैंने क्या लिख दी y। y मतलब क्या हो सकता है 0 1 2 3 हाफ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इससे पता चला x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A and Y is the order of reaction with respect to B। यानी जैसे मैंने कहा था 0 इसका ऑर्डर है, 0 इसका ऑर्डर है, ये 1 इसका ऑर्डर है, ये 1 इसका ऑर्डर है। तो मतलब इसके ऊपर X की कंसंट्रेशन यानी A की जो भी अमाउंट चेंज करेंगे वो उसका X पावर लेके उसमें चेंज आएगी। ये x 0 भी हो सकता है, हो सकता है चेंज ना आए, ये x 1 भी हो सकता है, हो सकता है डबल करने से डबल हो जाए, ये x 2 भी हो सकता है, इसका मतलब डबल करने से 4 टाइम्स हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू क्या हो सकती है। इसका मतलब हुआ ये A क्या है कंसंट्रेशन ऑफ A, B क्या है कंसंट्रेशन ऑफ B, इनकी पावर, ये ऑर्डर है A का, ये डिपेंडेंस है B की। तो इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहूं तो वो x प्लस वाई पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A and y इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। लेकिन टोटल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो x प्लस वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए हमने जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, याद रखें जो लॉ ऑफ मास एक्शन में एक्सप्रेशन आता है, जैसे कि यहाँ पे आता अगर 2 है तो यहाँ पे 1 और 1 आता था लॉ ऑफ मास एक्शन में, उनकी पावर्स को हमने ऐड नहीं किया। जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया 0 प्लस 0, इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 0 प्लस 0 x, यानी कि यहाँ पे x भी 0 है, ये वाला x यहाँ पे क्या है 0, y भी यहाँ पे क्या है 0, यानी कि a और ये b हो गया फर्ज करो। तो इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया 0 ऑर्डर। अगर लॉ मास एक्शन को देखें उनकी पावर को ऐड करें तो 1 प्लस 1 क्या बनता है सेकंड ऑर्डर, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि ये 0 ऑर्डर है। इसकी पावर लॉ मास एक्शन को देखें तो 2 आती है, वैसे यहाँ पे क्या लिखी है 1, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आया है कि इसकी अमाउंट डबल करने से रिएक्शन की स्पीड डबल होती है, इसकी डिपेंडेंस 1 के हिसाब से है, तो इसको हम लिखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर है। इससे पता चला कि ये x जो है, जो यहाँ पे हम ले रहे हैं ये 0x, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y भी 0 है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और ये क्या कहलाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसका मतलब अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या कहूंगा, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको जमा कर दो तो वो क्या कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बात याद रखें, लॉ ऑफ मास एक्शन के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको जमा नहीं करना। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो कहां से आया है एक्सपेरिमेंट से, जिसकी पावर 0 भी हो सकती है, उसका बैलेंस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं होता, उसको कंसर्न नहीं है कि बैलेंस कोएफिशिएंट यहाँ 1 1 है तो यहाँ 0 0 क्यों आ रहा है। ये एक्सपेरिमेंट जो बताएगा हम वहां से लेंगे, सॉरी खुद से कुछ नहीं लिख सकते हम। तो इससे पता चला सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, यानी कहता है उन एक्सपोनेंट्स का सम ले लो x प्लस वाई, ये वो टर्म्स हैं जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनके ऊपर पावर बने हुए हैं। क्या मतलब सम ऑफ एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स, टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये बात याद रखनी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं ए बी, उनकी पावर्स को जमा कर दो तो यकीनन ये जो पावर्स हैं ये बैलेंस इक्वेशन से नहीं आई, बैलेंस इक्वेशन से आएगी तो यहाँ 1 1 आना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया था ये 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, हाफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो एक्सपोनेंट्स में जमा कर रहा हूं ये कहां से, किस एक्सप्रेशन में कर रहा हूं रेट लॉ एक्सप्रेशन, नॉट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बात याद रखनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट से जो आया है x, ये वो वाला एक्सपोनेंट है, ये y एक्सपेरिमेंट से जो आया है ये वो एक्सपोनेंट है, इनका सम ले लेना है जो कंसंट्रेशन टर्म्स a b c जो भी है, और जो उसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो ये बेटा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का। अब उसकी टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिंपल हमने डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ फ्रैक्शन को डिस्कस किया जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन में यही बताता है, लेकिन वहां पे यही है कि रिएक्टेंस कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन कितने टाइम्स बढ़ाएं तो कितनी अमाउंट बढ़ेगी या बढ़ेगी ही नहीं,
तो यहाँ हमने उसको डिस्कस किया। दुआ में याद रखें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।